लोकसभा के चुनाव, उनकी तारीखें डिक्लेयर हो गई हैं, आज सब आपके पास आ चुका होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ गई है। अब आप पूछेंगे बाढ़ कौन सी आई है, तो बाढ़ आई है वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स, वो तमाम सरकारी मुलाजिम जो पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में थे या जो पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से हमदर्दी रखते थे, एक एक करके पार्टी से खिसक रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, चलिए वो बाद में, लेकिन एक छोटी सी बात आपको यहाँ समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कैम हुआ। वो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कैम बहुत पुरानी कहानी है। कितनी पुरानी कहानी है? लगभग आज से 15 साल पुरानी कहानी है। उस रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कैम में एक सिविल सर्वेंट इन्वॉल्व थे। उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा सबूत थे, बहुत सारी डायरीज थी, बहुत सब्सटैंशियल एविडेंस था। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कैम से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन के मो ऑफिस के साथ, यानी स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन का दफ्तर श्रीनगर जाता था, तो 2-3 ट्रंकों में वो पोथे श्रीनगर जाते थे और श्रीनगर से जम्मू। यही काम पिछले 13 साल से होता रहा। और इन 13 सालों में जो इसमें मुख्य आरोपी थे वो पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में थे, लंबे समय तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में रहे, उसी पार्टी से एमएलसी भी बने और आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। इसी तरीके से पिछले दिनों चुनाव में बीजेपी से मदद लेकर एक म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन एक सरकारी बाबू बने और उसके बाद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करी। आज चूंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं, तो अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का एक अलायंस तो ऑलरेडी हो चुका है। कैसे हो चुका है? यानी जो चेयरमैन पहले इंडिपेंडेंट था और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो इंडिपेंडेंट था और इंडिपेंडेंट चुनाव जीतकर एक कमेटी का चेयरमैन बन गया था, इस समय वो चेयरमैन तो हैं और बीजेपी की मदद से चेयरमैन है। तो साफ क्या हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी का एक अलायंस तो निचले स्तर पर हो चुका है। चलिए थोड़ा और आगे, और भी कई सरकारी बाबू हैं जो एक के बाद एक अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामने लगे हैं। आखिरकार वजह क्या है? वजह साफ है, सरकारी बाबुओं को सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद संरक्षण चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन कहाँ मिलेगी? राजनीतिक दलों में। एक पुलिस के अफसर थे, बड़े अच्छे ऑफिसर थे, बहुत प्रशंसा होती थी उनकी। पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में चले गए और वहाँ एक लंबे चौड़े समय तक रहे, वहाँ एमएलसी नहीं बने तो अब नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस में चले गए हैं। इसी तरीके से और भी कई बाबू आने वाले दिनों में या तो पीडीपी में जाएंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे या भाजपा ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ टीएसएल के माध्यम से कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जिनका जवाब हमें चाहिए। सवाल नंबर 1 ये कि जिस समय सरकारी बाबू नौकरी से इस्तीफा देकर किसी एक राजनीतिक दल को ज्वाइन करते हैं, तो क्या उस सरकारी बाबू से ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जितनी देर आप कुर्सी पर बैठे हुए थे, कहीं आप उस एक राजनीतिक दल के लॉयल तो नहीं थे? कहीं आप उस एक राजनीतिक दल की मदद सरकारी कुर्सी पर बैठकर कर तो नहीं रहे थे? और अगर कर रहे थे तो उस राजनीतिक दल ने आपको इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर शायद इसीलिए बिठाया था कि किसी न किसी तरीके से आप सहायक सिद्ध साबित हो रहे थे। नंबर 2, एक सरकारी बाबू, चाहे वो पुलिस का अफसर हो, सिविल सर्वेंट हो, वो एक कसम खाता है कि मैं जितनी देर नौकरी करूंगा उतनी देर किसी भी राजनीतिक दल के साथ, ना किसी के राजनीतिक दल के साथ जुड़ूंगा, ना किसी राजनीतिक सोच के साथ मेरा संबंध रहेगा, ना किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का मैं हिस्सा बनूंगा जो देश विरोधी गतिविधियों में या अन्य किसी गतिविधियों में शामिल होगी। ये कसम भी बाबू खाते हैं। लेकिन बाबू लोग जम्मू कश्मीर में जब कुर्सी पर बैठते हैं तो बैठने के बाद एक लंबा चौड़े समय बैठने के बाद, इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पर रहने के बाद जब वो राजनीतिक दलों को ज्वाइन करते हैं, तो सवाल नंबर 2 ये है कि आपकी आइडियोलॉजी आखिरकार है क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर हल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पेश कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, उस हल का नाम है ग्रेटर ऑटोनॉमी। तो बाबूजी, क्या आप ग्रेटर ऑटोनॉमी का जो प्रपोजल है आप उसको मानते हैं?
क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच के साथ आपकी सोच मिलती है? और सबसे अफसोसनाक तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल राजनीतिक पार्टियों से है कि आपको नहीं लगता कि ये लोग जो आज आपकी पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं, कल जिस समय आपकी सरकार नहीं रहेगी और आप भी बाहर जाने वाले होंगे, तो ये आपकी पार्टी छोड़कर वापस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन नहीं करेंगे या कोई दूसरी तीसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? अक्सर मतलब पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट है उसको पढ़ाया जाता है कि किसी भी राजनीतिक दल को जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप एक सोच, एक विचारधारा को ज्वाइन करते हैं। एक सोच होता है, यकीन होता है आपको उस सोच में कि ये सोच है तो मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन जब आप दल बदल करते हैं, यानी एक दल से दूसरे दल से तीसरे दल में घुसते हैं, तो साफ मतलब है कि आपकी अपनी कोई सोच नहीं, आपका अपना कोई विचार नहीं, आप किसी एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि आप अपना संरक्षण, आप अपना प्रोटेक्शन चाहते हैं कि सरकार आपके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना करे। उस कार्रवाई से बचने के लिए आप एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में घुसते हैं। और भी कुछ सरकारी बाबू हैं जो आने वाले दिनों में रिटायर होने वाले हैं। अब उन सरकारी बाबू ने पिछले 4 सालों में राष्ट्र स्वयं सेवक संघ, बीजेपी और अन्य बहुत सारी ऐसे लोग जो बीजेपी या आरएसएस के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़े हैं, उनकी मदद से आप कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर रहे हैं। तो कल जब आप लोग रिटायर होंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस या अवामी इत्तेहाद पार्टी का दामन थामेंगे, तो क्या आप उन लोगों को भी कोई जवाब देंगे जिनको कल तक आप लोग ये कह रहे थे कि हमारी विचारधारा आपकी विचारधारा से मेल खाती है, हम मानते हैं राष्ट्र स्वयं सेवक संघ एक समाज सेवी संस्था है, देश के लिए काम करती है, देश की भलाई के लिए काम करती है। अचानक क्या हो गया कि अब आपको ये लगता है कि राष्ट्र स्वयं सेवक संघ जो है वो देश की भलाई के लिए काम नहीं कर रहा, वो जम्मू कश्मीर राज्य के लिए ठीक नहीं, और अगर एक पार्टी जम्मू कश्मीर राज्य का संरक्षण, प्रोटेक्शन कर सकती है तो उस पार्टी का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और तब क्या होगा बाबूजी, जिस समय आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी पड़ेगी। अच्छा, अब आप ये कहेंगे जी सरकार तो हम भाजपा के साथ मिलकर नहीं बनाएंगे। कैसे नहीं बनाएंगे? मान लीजिए बीजेपी की 20 सीटें या 22 सीटें जम्मू प्रांत से आती हैं, तो इतने बड़े मैंडेट को इग्नोर करना क्या आपके लिए संभव होगा? जैसे पीडीपी के लिए संभव नहीं था, वैसे आपके लिए भी संभव नहीं होगा। और इतिहास अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1998 से लेकर 2003 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में अलायंस में रही है। राज्य में अलायंस नहीं था, ये बार बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते रहे, लेकिन राज्य में बीजेपी का नंबर बहुत कम था। 7 या 8 नंबर पर या 2 या 3 नंबर पर बीजेपी से ये एंटिसिपेट करना, ये एक्सपेक्ट करना कि वो आपका कोलिशन पार्टनर होगा या आप उसको सिग्निफिकेंट शेयर कोलिशन में जम्मू कश्मीर में देंगे, ये अपने आप में संभव नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 1996 और 2002 के बीच में, 1996-2002 के बीच में एक ब्रूट मेजॉरिटी थी, 65 ब्रूट मेजॉरिटी थी। उस ब्रूट मेजॉरिटी में बीजेपी को कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे, क्योंकि कोलिशन सरकार थी। 1-2 लोग भी उधर उधर होते तो सरकार गिर सकती थी, सरकार कमज़ोर हो जाती। तो बात समझ में आई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस क्यों न हो, अवामी इत्तेहाद पार्टी क्यों न हो, जब आपको जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी है, आपको जम्मू के मैंडेट को रेस्पेक्ट करना है। वो जम्मू का मैंडेट जिस भी पार्टी के पास होगा उसी के साथ अलायंस करना होगा। अब एक और संभावना कि अगर 47 सीटें लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस आ जाती है, बहुत कम संभावना है, संभव ही नहीं है। तो बात चल रही थी बाबुओं की, तो बाबू लोग उस समय क्या करेंगे? अगर बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस करेगी तो ये बाबू लोग उस समय क्या करेंगे? ये बाबू लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन बड़ा सवाल ये कि ये तो वो बाबू लोग हैं जिन लोगों ने इस्तीफे दे दिए और अलग अलग राजनीतिक दल ज्वाइन कर लिए। सवाल अब ये भी है कि कितने सरकारी दफ्तरों में कितने ऐसे बाबू बैठे हुए हैं, कितने ऐसे पुलिस के अफसर, कितने ऐसे रेवेन्यू के अफसर और कितने ऐसे पीएचई के अफसर, पीडब्ल्यूडी के अफसर, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अफसर हैं जो हैं तो सरकारी मुलाजिम,
लेकिन असल में वो अलग अलग राजनीतिक दलों के जोनल प्रेसिडेंट हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के नुमाइंदा हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार भी इस चीज़ को जाने, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो कुछ सरकारी बाबू ऐसे ज़रूर होंगे जो एक राजनीतिक दल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन प्रोग्राम्स को और उन पॉलिसीज़ को डेलिबरेटली इम्प्लीमेंट नहीं करते या प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करते, ताकि विपक्ष में बैठे हुए नेता जो हैं उनको बात करने का मौका मिले। फिर जब विपक्ष से वो पार्टी सरकार में आती है तो आपने देखा होगा कि पहला काम हर सरकार ये करती है कि पिछली सरकार के जितने भी ऑफिसर्स इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर होते हैं उनको हिलाती है, इधर से उधर करती है। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं पिछली सरकार के जिनको इनसिग्निफिकेंट पोस्टिंग्स पर भेजा जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये भी होता है कि पीएचई, पीडब्ल्यूडी, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर साहिबान हैं, ये इंजीनियर साहिबान हर सरकार के ख़ास होते हैं। ये हर सरकार में जो कुछ एक इंजीनियर साहिबान है वही इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर रहते हैं। गाज अगर गिरती है किसी पर तो केएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स पर, क्योंकि इनके लिए संभावना कम है कि ये किसी एक राजनीतिक दल के साथ अपनी हमदर्दी को बरमला लोगों के बीच में दिखा सकें, दर्शा सकें। लेकिन अब ये जो हुआ है, इसके चलते जो बाबू लोग अब राजनीतिक दलों को ज्वाइन करें, इसके चलते ज़रूरी है कि सरकार को ये मालूम हो कि कौन लोग वो हैं जो सरकारी बाबू हैं और कौन लोग वो हैं जो सरकारी तो हैं लेकिन सरकारी से ज़्यादा राजनीतिक हैं।